आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि घर बनाते वक्त एहतियाती तदाबीर की बजाय हम ये फोकस रखते हैं कि पैसे हम कैसे बचाएं और जिसका नतीजा फिर बाद में हमें मिलता भी है। हमारे घर इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि इनमें जो है हीट एंड कूल का सिस्टम वो ना तो तसव्वुर ही नहीं किया जाता कि वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए और बताया जाए कि क्या होता है, और यही वजह है कि हमें हर महीने भारी भरकम बिल्स भरना पड़ते हैं। और सिर्फ बरसात नहीं बल्कि सारा साल घरों की जो दीवारें हैं और फ़र्श है वो स्टीम ज़दा रहते हैं या अक्सर घरों के फ़र्श बैठ जाते हैं। और ये ख़बरें भी मानसून की बारिशों के दौरान सामने आती हैं कि इतने घरों की छतें गिर गई हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस सेगमेंट में हम ये भी जानेंगे कि घर तामीर करते हुए कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है और मानसून के दौरान हम अपने घरों को कैसे नमी से बचा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर आज़म सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा आज़म साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जब हम घर बना रहे होते हैं ना, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बस बचत हो जाए या ऐसे लोगों को ठेका दे देते हैं जो कि ऐसा घर बनाते हैं कि फिर जब एक ही बारिश होती है उसके बाद हमें रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं। तो ये बताएं, जब घर तामीर करवा रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले तो बताएं कि कैसे इंतखाब करें कि हमने किससे अपना घर बनवाना है, किससे डिज़ाइन करवाना है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। देखें जी, आप जब भी घर बनाएं, आपके पास जितना भी बजट है, आप कोशिश करें किसी भी तरह ना एक टेक्निकल आदमी ज़रूर हायर करें। आप आर्किटेक्ट से कोई डिस्काउंट ले लें या इंजीनियर से ले लें, लेकिन आप ज़रूर इसको इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो तो बस आपने भी जैसे कहा कि वो तो कहता है बस मुझे काम मिल जाए, मैं घर जैसा भी आता है वो बना के इनके हैंड ओवर कर दूँ। ना वो देखता है कि बुनियादों में सही मटेरियल पड़ रहा है, ना वो देखता है कि बारिश के हिसाब से कोई इसका ट्रीटमेंट होना है एक्सटीरियर, ना कोई छत की सही ट्रीटमेंट करता है। होता ही है कि जब बारिशें होती हैं ज़्यादा तो वो फिर आपको पता चलता है ओहो ये तो खिड़कियाँ से भी पानी आ रहा है, ये तो छत से भी सीपेज हो रही है, दीवारों से भी हो रही है। तो वो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ें हो गई होती हैं। अभी रिसेंटली इतनी बारिशें हुई हैं कि आप यकीन करेंगे डिफेंस जैसे एरिया में लोगों के घरों में बेसमेंट में पानी आ गया है, लोगों की छतों से बाहर टपक रहा है पानी, इसलिए कि सिर्फ एक बिल्डर कैटेगरी ऐसी है जो कि घर बना के बेचता जाता है, उसकी क्वालिटी नहीं देखता और ना ही देखता कि जी हमारा जो कस्टमर है, हमारा क्लाइंट है, उसके लिए एंड प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं कि कल को जब ये रहेगा खिड़कियों में से पानी आएगा, छत पे से आएगा। तो बेसिकली अगर आप जब तक किसी टेक्निकल पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी इंजीनियर को, किसी आर्किटेक्ट को, यू फेस सच प्रॉब्लम। अच्छा आज़म साहब, अभी आपने बात की है कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें, तो डीएचए में तो बड़े शानदार लोगों ने घर बनाए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर डिज़ाइनिंग लाहौर में बहुत सी ऐसी जगह हैं और डीएचए उनमें से एक है जहाँ पे अच्छे घर बने हुए हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाए हुए हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं जिनसे उन्होंने डिज़ाइनिंग कराई हुई है। लेकिन वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इतना पानी आ गया था। तो इसमें क्या फिर हम ये एहतियात करें कि घर ऊंचे बनाएं या थोड़ी रोड्स या हमारा जो सीवरेज वगैरह है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? नहीं जी, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो आप घर बना रहे हैं उसमें जो आप खूबसूरती देखते हैं वो ज़्यादातर नुमाइशी होती है। अंदर जो उसके मटेरियल लगाया होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे बचाने के लिए हल्का लगाया होता है, जो कि मालिक को, जैसे भी मैंने जिक्र किया, अगर नॉन टेक्निकल होगा वो तो खुद तो नॉन टेक्निकल है, अगर वो टेक्निकल लोगों की बात नहीं सुनेगा, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, तो वो जो है ठेकेदार वो हल्का मटेरियल लगाएगा और प्रॉब्लम आएगी। अब ये जो रिसेंट पानी आया है ये एक तो फ्लैश फ्लडिंग हुई है सारी, वो है। दूसरा जैसे कि लोगों ने बेसमेंट बनाए होते हैं, उसके बाद एकदम बिचमेन मेम्ब्रेन लगाते हैं, उस वक्त वो आपने जैसे कहा कि कॉस्ट सेविंग के लिए वो नहीं लगाते, हालांकि वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सम पंप लगाए होते हैं जिससे कि जैसे पानी आता है साथ साथ निकलता जाता है। आप एक तो शुरू में ये सारी ट्रीटमेंट कराएं, बेसमेंट के साथ मेम्ब्रेन लगवाएं, सम पंप रखें, और दूसरा मानसून आने से पहले सब चीज़ें क्रॉस चेक करें आप कि सब चीज़ें फंक्शनल हैं कि नहीं है, और जब फंक्शनल होंगी तभी आप उसकी रेमेडी कर सकेंगे ना, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा आज़म साहब, बुनियाद के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर बुनियाद मजबूत हो ना, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी ना उसको हिला नहीं सकता। जैसे मर्जी मौसम आए, आंधी आए, तूफान आए, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। तो ये बताएं कि अक्सर हम आजकल भी देखते हैं कि लोग फाउंडेशन ही सही नहीं बनाते। जैसे आपने बताया कि बाहर से तो हमें वो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, लेकिन अंदर जो मटीरियल लगाते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अब ईंट है
है वो भी अच्छे स्टैंडर्ड की इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल वो ऐसे। शायद ये नहीं सोचते कि ये जो घर है ये नहीं है कि हर साल गिरा के हमने दोबारा बनाना है, ये अगले 100 साल तक चलना है, जी, बहुत जी, कम हम दोबारा रेनोवेट करवा ऐसे सकते हैं ना। तो ये बताइए ये चीज़ें हम कैसे खुद से इनका ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हमें चूना लग रहा है, वो जब घर बन जाता है बारिशें होती हैं फिर पता चलता है। ऐसे ही है। इसमें काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ने अब एक सिस्टम प्रॉपर किया है कि आप ड्राइंग पास कराते हैं, उस ड्राइंग के ऊपर सारी बुनियाद से लेके ऊपर छत तक की सारी डिटेल बननी होती है, और वो सोसाइटी आपको घर नहीं शुरू करने देती, DHA वाले, बैरिया वाले, जब तक कि आप वो ड्राइंग सबमिट ना कराएं, पास ना कराएं। जब आपने करा ली तो फिर आप उसको अपने प्रोजेक्ट पे भी रखें और मालिक अपने पास भी रखें, उसमें बुनियाद से लेके ऊपर तक हर चीज़ की डिटेल होती है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्ट्रिक्टली। ये नहीं कि भाई वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर 3 स्टेप्स नीचे बनाते हैं हम ईंटों के फाउंडेशन के, तो ठेकेदार आपको कहेगा कि सर जी ऐसे पैसे बच जाएंगे, हम एक स्टेप मिस कर देते हैं, इतने पैसे आपके बच जाएंगे, आप उसकी फ़ौरन बात मान लें, सही है। ऊपर से आप डॉज करने के लिए क्या करें, वो एक स्टेप मिस करके ऊपर से मिट्टी भी डाल दें तो बुनियाद तो वीक हो गई, और आपकी बिल्डिंग का ऐप सोसाइटी के लिए छुप गया, उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपने एक्चुअली खुद अपने घर को ही नुकसान पहुंचाया, जो आपने बात की ना बुनियादी से ही नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे तो वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वो मिस्टेक कर देते हैं और बाद में सफर करते हैं, फिर बिल्कुल घर ऐसे बैठना ही है। शुरू हो और जाते फिर हैं। हम देखते हैं कि जो छतें हैं वो भी गिर जाती हैं, वो इसी वजह से गिरती हैं कि जो मटेरियल है वो बहुत हल्का, ईंटें बहुत हल्की इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आजम साहब ये बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो इसीलिए ड्राइंग पास नहीं करवाते क्योंकि जो आर्किटेक्ट्स हैं या वो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आप लोग कितना चार्ज करते हैं, और क्या सच में आप लोग इतने महंगे हैं कि अगर कोई बंदा करोड़ का घर बना रहा है, 2 करोड़ का घर बना रहा है, तो वो एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट को कुछ पैसे नहीं दे सकता? देखिए जी, अब पहले तो आर्किटेक्ट इंजीनियर जो थे वो कोशिश करते थे कि मैक्सिमम इन्वॉल्व हों। अब हमारी सोसाइटीज़ ने एक IAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान, और एक गवर्नमेंट लेवल पे है PKETP, और एक इंजीनियर्स की है PEC। तो हम लोगों ने कोशिश कर के सोसाइटीज़ को बाउंड कर दिया कि जब तक कोई नक्शा पास ना कराए आप उसको करना शुरू करने दें, ठीक है। चाहे सोसाइटी डायरेक्ट फीस लेके उसमें से आर्किटेक्ट को अपने दे दे, मिनिमल फीस हाफ कर ले, कुछ कर ले, लेकिन वो कंपलसरी बना देती है कि अगर आपने घर शुरू करना है तो शुरू में जो आप आखिर घर शुरू करने के लिए भी तो आपका फंड्स है ना, तो शुरू में जो आपने सोसाइटी की फीसें देनी है उसी में आर्किटेक्ट की थोड़े सा पोर्शन रख देती हैं कि जी ये ड्राइंग बनेगी, पास होगी तो आप घर शुरू कर सकते हैं। तो जिन सोसाइटियों में तो ऐसे रूल्स हैं वो तो बेहतर अब रिज़ल्ट आने लग गए हैं, लेकिन जिनमें बिल्कुल भी नहीं है उनमें आप देखती होंगी कि जैसे अभी रिसेंटली उधर हुआ है शदरे की तरफ, वो गिर गई हैं वहाँ पे छतें, काने में जो है वो गिर गए हैं, बच्चे मर जाते हैं, बच्चों का वो नीचे क्लास हो रही थी, आपने वाक़या सुना होगा, ऊपर पूरी छत पड़ी थी, ऊपर लोग काम कर रहे हैं, भाई देखो नीचे बच्चे हैं यार, वो माइनर हैं, तो वो जैसे वो लोड बढ़ा वो सारी की सारी छत गिर गई, बच्चे भी ज़ख्मी हुए, 1-2 मर भी गए। तो वो अब जब तक हम हर लेवल पे हमारे MCL कॉरपोरेशन, हमारा LDA, हमारा DHA, हर लेवल पे DHA और बैरिया वालों और दूसरी सोसाइटीज़ ने कर लिया है, लेकिन LMC जो MCL हमारी है, मेट्रोपॉलिटन और LDA, इनको भी चाहिए कि स्ट्रिक्टली ड्राइंग्स पे फॉलो करवाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप काम बंद करा दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आजम साहब ये बताएं कि आप लोग चार्ज कितना करते हैं, जैसे अगर अप्रॉक्सीमेटली बता दें ना आप, सही फिगर बताएं, अगर 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है या 5 to 10 मरले का घर है तो कितना चार्ज करते हैं आप? बस आप समझ लेंगे जितने मरले का घर है उतने लाख कर लेते हैं, अगर उसमें 5 मरले का तो समझें उसके हाफ समझ लेंगे 2.5 लाख कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि सोसाइटी से भी अप्रूव करा के देते हैं और आखिर तक आपके घर को भी सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अच्छा, मतलब आप लोग आके चेक भी करते हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ की कॉन्ट्रैक्टर को डिटेल देते हैं और हर स्टेप पे बुनियाद पड़ रही है उस पर। और वैसे भी ये मैं आपको बताऊँ, चाहे फीस एग्जाम्पल के तौर पर 5 मरले की मैं 2.5 लाख आपको बता रहा हूँ, तो वो 2.5 लाख इकट्ठे नहीं ले लेनी कोई ज्वेलर की तरह आपसे कि भाई आपने सेट लिया तो पूरे पैसे देंगे। वो 2.5 लाख ऐसे भी आपकी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, आप 50,000 दे दें, आपकी छत पड़ी है 50,000। फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एंड तक अगर आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आके ये भी देख रहे हैं कि घर की फाउंडेशन कैसी है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और मजबूत है कि नहीं, तो फिर तो ये पैसे दिए हुए मुझे नहीं लगता दुखते हैं। नहीं, इसमें देखें ना आपके क्लाइंट का फ़ायदा है और हमारा नाम है उसमें।
अगर आपका घर ख़राब होगा तो आप ये कहेंगे कि भाई ये अज़म से इतने बनाया है, देखें मैंने बनवाया था, फीस भी दी थी और ये काम ख़राब हो गया। तो मेरा अपने भी तो गुडविल है, मेरा अपना काम है, फिर अथॉरिटी की तरफ से मेरा लाइसेंस है, मुझे हर चीज़ का अपने करियर का ख्याल करना है, प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करना है। तो मैं कैसे चाहूँगा आपका घर ख़राब हो जाए? तो आखिर तक जाके मैं देखूँगा कि जब आप शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ जी एवरीथिंग इज़ ओके, तो आर्किटेक्ट जो है ना आखिर तक सुपरवाइज करता है।